बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ फिज़िक्स। इस लेक्चर के अंदर हम फिज़िक्स के एक चैप्टर यानी इलेक्ट्रॉनिक्स को उसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के साथ डिस्कस करेंगे। ऐसे एमसीक्यूज़ जो पास्ट एग्ज़ाम्स में, चाहे वो एंट्री टेस्ट एग्ज़ाम्स हों या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों, उनके अंदर रिपीट होते रहें। और हम इन एमसीक्यूज़ को विद रीज़न डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से किसी भी एमसीक्यू को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और दूसरा ये विद रीजन डिस्कस हुए होंगे। सो दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू। Okay, first MCQ is for the given circuit of PN junction ideal diode, which of the following statement is correct? देखिए ये एक आइडियल डायोड है और इस केस में ये फॉरवर्ड बाइस होगा क्योंकि इसकी P साइड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और N साइड जो है वो नेगेटिव से कनेक्ट है। और जब ये आइडियल डायोड है और ये फॉरवर्ड बाइस हो चुका है तो इस केस में हमारे पास एक शॉर्ट सर्किट आ जाएगा, यानी इस पॉइंट के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो जीरो होगा। तो जितने भी वोल्टेज होंगे वो सारे अपीयर होंगे अक्रॉस द रेजिस्टर, यानी वोल्टेज ऑफ द बैटरी विल अपीयर अक्रॉस द रेजिस्टर इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो सी ऑप्शन होगा, दैट द वोल्टेज अक्रॉस आर इज वी इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग। Okay, next MCQ is by which process depletion region is formed around the junction? किस प्रोसेस के थ्रू डिप्लेशन रीजन बन रहा होता है? यहाँ जंक्शन से मुराद जो है पीएन जंक्शन है। पीएन जंक्शन का हमें पता है कि आमतौर पे पी साइड पे कौन से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, पॉजिटिव, और एन साइड पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं, नेगेटिव। तो अगर हम इन चार्ज कैरियर्स को देखें तो इसके मुताबिक कुछ इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से ट्रांसफर होते हैं पी साइड की तरफ और वो यहाँ पर डिफ्यूज होना स्टार्ट कर देते हैं और वो इस लेयर को क्रॉस करते हुए यहाँ पर आके न्यूट्रल हो जाते हैं और यहाँ पे एक ऐसा एरिया बन जाता है जहाँ पे कुछ न्यूट्रल एलिमेंट्स जो मौजूद होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और इस तरह से यहाँ पर हम कहते हैं कि एक रीजन बन जाता है जो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को स्टॉप कर देता है। दैट रीजन इज नोन एज डिप्लीशन रीजन। और डिप्लीशन रीजन जो है ये जिस प्रोसेस के थ्रू बनता है उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है कि द मूवमेंट ऑफ any molecules, substances, charges from higher concentration to the lower concentration। तो n साइड पर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन हाई होती है, वो डिफ्यूज होते हैं इनटू द p साइड बिकॉज वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन कम होती है। सो इसका आंसर डिफ्यूजन होगा। द वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर शोन इन फिगर इज दिस। ये इसका हमने जो है वोल्टेज गेन फाइंड करना है। दिस एम्पलीफायर इज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वो होता है जिसमें हम नेगेटिव साइड पर जो है वो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इनपुट वोल्टेज। और इसका जो गेन का फार्मूला है दैट इज जी इज इक्वल टू -R2/R1। R2 इज द फीडबैक रेजिस्टेंस और R1 जो है ये इनपुट रेजिस्टेंस होती है। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं -100 किलो ओहम ओवर 10 किलो ओहम। तो ये 100/10 इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा -10। सो इस तरह से जो आंसर होगा यहाँ पर वो 10 होगा। Okay, next is in full wave rectification, the output voltage across the load is obtained for। तो ये एक फुल वेव रेक्टिफिकेशन का सिस्टम है। इसमें हम इनपुट वोल्टेज जो है कोई से दो पॉइंट्स डायोड्स के दरमियान में, लेट्स सपोज ए और बी जो है इनके अक्रॉस देते हैं और आउटपुट जो बाकी दो नोड्स बनते हैं उनके अक्रॉस लेते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो दोनों साइकिल्स में हमें जो है वो आउटपुट वोल्टेज मिल रही होती है। उसकी रीजन ये है कि फर्स्ट हाफ के लिए दो डायोड्स कंडक्ट कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम इसमें देखें तो D1 और D2 जो है वो पॉजिटिव हाफ के लिए कंडक्ट करेंगे और सेकंड हाफ के लिए जो है वो D3 और D4 कंडक्ट करेंगे। तो इस तरह हमें कंप्लीट वेव फॉर्म जो है वो मिलती है और इसलिए इसका आंसर जो है बोथ साइकिल्स ऑफ इनपुट AC आएगा। नेक्स्ट इज इफ R2 इज 500 ओहम एंड R1 इज 50 ओहम देन द गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज। ये हमने अभी देखा था कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के जो गेन का फार्मूला है दैट इज इक्वल टू -R2/R1। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे -500/50। तो इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा -10। सो यहाँ पे उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो ये आंसर क्या हो जाएगा 10। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट्स है। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट्स जो हैं ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ही टाइप है जिसके अंदर हम वोल्टेज जो है वो नॉन इन्वर्टिंग पिन यानी पॉजिटिव पिन पर अप्लाई करते हैं। हर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए एक जनरल टर्म है, वो ये कि जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होनी चाहिए, वेरी हाई इट शुड बी। और उसकी रीजन ये है ताकि
कोई करंट जो है वो इनपुट टर्मिनल्स के दरमियान में फ्लो ना करे इसलिए। और जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो बहुत लो होनी चाहिए ताकि मैक्सिमम करंट फ्लो करे थ्रू द आउटपुट रेजिस्टेंस। इसलिए इसके अंदर जो आंसर है वो दोनों होंगे, ए बी और बी भी आंसर होगा। तो इसलिए यहाँ पे बोथ ए एंड बी, यानी इनपुट रेजिस्टेंस हाई और आउटपुट रेजिस्टेंस लो होनी चाहिए। ऑफ द डायोड्स शोन इन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर्स बायस। देखें, फॉरवर्ड बायस की एक कंडीशन है डायोड के लिए, और फॉरवर्ड बायस की कंडीशन ये है कि जो पी साइड है डायोड की, क्योंकि डायोड में दो जंक्शंस होते हैं, पी साइड को ज्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए एज कंपेयर टू एन साइड, मोर पॉजिटिव देन एन साइड। ठीक है, या अगर हम इसको एक और मीनिंग में लें तो और तरह से भी ले सकते हैं। ये पॉजिटिव की जगह अगर हम नेगेटिव लें तो हम कह सकते हैं कि पी साइड को लेस नेगेटिव होना चाहिए देन द एन साइड। तो जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ पॉजिटिव के लिहाज से देखें, नेगेटिव के लिहाज से भी देख सकते हैं। तो इसके मुताबिक अगर हम देखें तो यहाँ पर जो रिवर्स बाइस वाला स्ट्रक्चर है वो ये सी है। उसकी रीजन ये है कि ये इसकी एन साइड है, एन साइड इज +5 वोल्ट, और जो पी साइड है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, यानी ये 0 वोल्ट है। आप देखें पी साइड जो है वो लेस पॉजिटिव है एज कंपेयर टू एन साइड, तो ये रिवर्स बाइस होगा क्योंकि ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा जो अभी हमने इसके बारे में मेंशन किया है। सो सी ऑप्शन विल बी द आंसर। इन द डायग्राम द इनपुट इज अक्रॉस द टर्मिनल्स ए एंड सी। क्वेश्चन ये है कि जो हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं वो ए और सी के दरमियान में कर रहे हैं इस तरह से, और दूसरा है आउटपुट इज अक्रॉस द टर्मिनल्स बी एंड डी। और अगर हम आउटपुट की बात करें तो ये कौन से टर्मिनल्स के अक्रॉस है, बी एंड डी के अक्रॉस है। तो इस तरह से आउटपुट इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस है। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये वही है जो फुल वेव रेक्टिफायर की होती है। इसमें हम 2 पॉइंट्स के अक्रॉस इनपुट अप्लाई कर रहे होते हैं और बाकी जो 2 पॉइंट्स बच जाते हैं, 2 नोड्स, उनके अक्रॉस हम आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, वहां से हासिल करते हैं। तो जो आउटपुट है वो बिल्कुल सेम वही होगी, आउटपुट इज सेम एज दैट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, नेक्स्ट इज द करंट थ्रू एन आइडियल पीएन जंक्शन। ये एक पीएन जंक्शन है। अगर हम इसकी एन साइड देखें तो ये किससे कनेक्ट है, +2 वोल्ट से, और जो पी साइड है वो किससे कनेक्ट है, +1 वोल्ट से। तो हम कह सकते हैं फॉरवर्ड बाइस के लिए, अभी हमने पढ़ा था कि फॉरवर्ड बाइस के लिए पी साइड शुड बी मोर पॉजिटिव देन एन साइड, या दूसरे लफ्जों में इट शुड बी लेस नेगेटिव देन एन साइड। तो अगर हम इस केस में देखें तो यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट है, पी साइड इज नॉट मोर पॉजिटिव देन एन साइड, तो ये रिवर्स बाइस है, ये डायोड रिवर्स बाइस हो जाएगा। और रिवर्स बाइस का मतलब है कि ये एज ए ओपन टर्मिनल बिहेव करेगा इस तरह से, इसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ पे जो फ्लो ऑफ करंट हो जाएगा दैट विल बी 0, देयर विल बी नो करंट फ्लो इन द सर्किट, 0। नेक्स्ट इज इन अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट is operating from 50 Hz main, then the fundamental frequency in the ripple will be। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में अगर हम देखें तो इस तरह से हमारे पास इनपुट साइकिल होता है इस तरह से, और एक कंप्लीट साइकिल जो है वो तब जाके बनता है जब एक वेव पूरी कंप्लीट होती है, यानी यहां तक एक वेव कंप्लीट हो रही होगी, यहां तक दूसरी वेव कंप्लीट हो रही होगी। लेट्स सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो अगर हम इसको जब रेक्टिफाई करते हैं तो रेक्टिफाई होने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाता है, नेगेटिव पीक्स खत्म हो जाती हैं और सेम तरह की पॉजिटिव पीक्स आना शुरू कर देती हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो वेव्स हैं, जहां पर हमें एक कंप्लीट वेव मिल रही थी, अब उसके अंदर 2 एक जैसी वेव्स मिल रही हैं, यानी अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डबल हो गई है। पहले अगर 1 सेकेंड में एक वेव पास हो रही थी तो अब 1 सेकेंड में 2 वेव्स पास हो रही हैं, क्योंकि अब देखें अब सिमिलर वेव जो है वो जल्दी कंप्लीट हो रही है, नेगेटिव हिस्सा खत्म हो गया है। तो इसलिए अगर इनपुट साइकिल की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में रिपल्स बनने की वजह से, नेगेटिव पोर्शन खत्म होने की वजह से जो इनपुट आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो इनपुट का डबल होती है, इसलिए आउटपुट कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 100 हर्ट्ज। With 0 volts on both inputs, an operational amplifier should ideally have output। एक आइडियल एम्पलीफायर जो होता है, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जितने इनपुट वोल्टेज होते हैं उतने ही आउटपुट वोल्टेज होते हैं। आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज। सो अगर इनपुट वोल्टेज 0 है बोथ इनपुट्स पर, तो उस वक्त आउटपुट वोल्टेज भी क्या हो जाएंगे, दैट विल आल्सो बी नोन एज 0। ओके, दिस एमसीक्यू इज द नंबर ऑफ इनपुट्स ऑफ ऑप एम्प आर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की 2 इनपुट्स होती हैं। एक इनपुट को हम कहते हैं इन्वर्टिंग इनपुट, क्योंकि उस पर जब भी हम इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं तो वो उसको इन्वर्ट करके एम्पलीफाई करता है। और दूसरी इनपुट को हम कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, क्योंकि उस पर जब भी हम इनपुट सिग्नल को अप्लाई करते हैं तो वो विदाउट इन्वर्टिंग, विदाउट एनी फेज चेंज जो है
वो उसको एम्पलीफाई कर देता है. सो इट हैज टू इनपुट्स. नेक्स्ट इज अ सर्टेन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. इस वक्त जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर गिवन है वो नॉन इन्वर्टिंग है, इट शुड बी क्लियर. और इसकी इनपुट रेजिस्टेंस कितनी है? 1 किलो ओम. और फीडबैक रेजिस्टेंस कितनी है? दैट इज 100 किलो ओम. सो द क्लोज लूप गेन इज, अगर हम क्लोज लूप गेन देखें नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए तो उसका फार्मूला होता है वैसे 1 प्लस R2 ओवर R1, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस RF ओवर RI, क्योंकि R2 इज द फीडबैक रेजिस्टेंस और R1 इज द इनपुट रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे और इसका आंसर क्या आ जाएगा? इट बिकम्स 1 प्लस 100 और इसका आंसर 101 हो जाएगा. सो सी ऑप्शन विल बी द आंसर. Okay, an open loop operational amplifier has output voltage and input voltage. The open loop is given by, ये अभी हमने इससे रेलिवेंट MCQ एक डिस्कस किया था कि ओपन लूप गेन वो होता है जो रेशियो होता है बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज. तो ये गिवन है आउटपुट वोल्टेज V0 है और इनपुट वोल्टेज Vi है. तो इसको जो ओपन लूप गेन है उसका फार्मूला ये बन जाएगा इस तरह. ए ऑप्शन आंसर होगा. और इसको हम ओपन लूप इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम ये फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम कोई भी एक्सटर्नल कनेक्शन जो है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ नहीं यूज कर रहे होते. सो दिस विल बी द आंसर. द ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैन एम्पलीफाई. जो ऑप एम्प होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, इसका इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है. इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का मतलब है कि इट कैन एम्पलीफाई अ वाइड रेंज ऑफ सिग्नल्स. इट कैन एम्पलीफाई अ वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, यानी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल से लेके और हाई फ्रीक्वेंसी वेरी लो सिग्नल से. वेरी लो फ्रीक्वेंसी मींस दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 एंड वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स तक जो है ये एम्पलीफाई कर सकता है. इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि इसकी जो बैंडविड्थ है दैट इज वाइड बैंडविड्थ, या इन आइडियल केस इट हैज एन इनफाइनाइट बैंडविड्थ. सो इसलिए हम कहते हैं कि इट कैन एम्पलीफाई बोथ टाइप ऑफ सिग्नल्स, बोथ AC एज वेल एज DC सिग्नल्स. Okay, here is another MCQ. When the operational amplifier is used as an inverting amplifier, then the potential across the non-inverting terminal is. ये इसमें कॉन्फ़िगरेशन है फॉर एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. इसमें जो हमारे पास इनपुट वोल्टेज है वो हम देख सकते हैं इसके अंदर कि ये हम इन्वर्टिंग पिन पर अप्लाई करते हैं. तो जो नॉन इन्वर्टिंग पिन होती है इसको हम ग्राउंड कर देते हैं. दैट्स वाई इसका जो नॉन इन्वर्टिंग पिन पर यानी पॉजिटिव पिन पर जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी 0. Operational amplifier gives output voltage and phase difference. We know that operational amplifier are of two main types. Operational amplifier दो तरह के होते हैं. एक होता है inverting और दूसरा होता है non inverting. अगर हम इन दोनों के इनपुट और आउटपुट वोल्टेजेस का कंपैरिजन करें तो वो इस वेव फॉर्म से कर सकते हैं. इस वेव फॉर्म के अंदर देखें, जो इन्वर्टिंग होता है उसमें जो इनपुट साइकिल जब हम अप्लाई करते हैं तो वो उसको बिल्कुल एज इट इज इन्वर्ट कर देता है, यानी पॉजिटिव पोर्शन नेगेटिव में चेंज हो जाता है और नेगेटिव हाफ जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है. ये इसको इन्वर्ट करता है. जबकि जो नॉन इन्वर्टिंग है वो एज इट इज इसको पास ऑन करता है, जस्ट उसको एम्पलीफाई करता है. पॉजिटिव के तौर पे अपीयर होता है एट द आउटपुट और नेगेटिव साइकिल नेगेटिव के तौर पर अपीयर होता है. तो इस तरह हम देख सकते हैं कि अगर हम दोनों केसेस में देखें तो यहाँ एम्पलीफाई तो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो फेज शिफ्ट है वो पाई डिग्री का यानी 180 डिग्री का आ रहा है और यहाँ पे वेव फॉर्म में कोई फेज शिफ्ट नहीं आ रहा, वो एज इट इज पास ऑन हो रही है. तो इसलिए हम यहाँ पे बोथ A एंड B आंसर लिखेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को उसको वेरीफाई कर रहा है और जो सेकंड ऑप्शन है वो नॉन इन्वर्टिंग को कर रहा है. द क्लोज लूप वोल्टेज गेन ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज इक्वल टू. अगर हम क्लोज लूप वोल्टेज गेन की बात करें तो उसका फार्मूला होता है इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फीडबैक रेजिस्टेंस टू द इनपुट रेजिस्टेंस. सो इस तरह से इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो है that is known as feedback resistance divided by input resistance. This will be the answer. Okay, next is open loop gain of an operational amplifier is of the order of. Open loop gain जो है operational amplifier का ये बहुत हाई होता है और इसका ऑर्डर जो है वो 10 पावर 5 होता है. Okay, next is the ideal operational amplifier has following characteristic. अगर हम इसके लिए देखें तो आइडियली जो है अगर हम रेजिस्टेंस को रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं तो R का फार्मूला होता है R इज इक्वल टू V ओवर I. फॉर इनपुट रेजिस्टेंस हम चाहते हैं कि इनपुट टर्मिनल्स के दरमियान में जो करंट है वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी 0. और V ओवर 0 यानी जो रेजिस्टेंस है हमें वो कितनी रखनी पड़ेगी, इन्फिनिटी. और अगर हम आउटपुट रेजिस्टेंस देखना चाहते हैं तो वी वांट मैक्सिमम आउटपुट करंट. आइडियली वी नीड इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ आउटपुट करंट.
तो आइडियली जो है वो आउटपुट रेजिस्टेंस वेरी लो यानी आइडियल केस में वो 0 होनी चाहिए। सो इसके लिए जो आंसर है वो ए ऑप्शन होगा, यानी इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिटी और आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो 0 होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज गेन ऑफ गिवन सर्किट। इस सर्किट को हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज है वो किस पॉइंट पर अप्लाई हो रही है, नॉन इन्वर्टिंग पर। तो इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इसकी पहचान ये है कि इसमें हम इनपुट सिग्नल को नॉन इन्वर्टिंग पिन पर अप्लाई करते हैं। और ये जो फीडबैक रेजिस्टेंस है इसको हम R2 कह सकते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस इज R1 एंड गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज 1 प्लस R2 ओवर R1, या दूसरे लफ्जों में 1 प्लस 40K ओवर 10K, और ये बन जाएगा 1 प्लस 4, और 1 प्लस 4 हमें पता है क्या होता है, दैट इज 5। आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज सुटेबल फॉर ओनली। जो हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट होती है दैट इज एक्चुअली पल्सेटिंग फॉर्म में होती है, क्योंकि अगर हम उसको देखें तो उसमें जो इनपुट साइकिल होता है उसके हिसाब से नेगेटिव पीक जो है वो अपीयर ही नहीं होती, और वो एज इट इज जो है डायोड उस वक्त कंडक्ट ही नहीं करता। तो इस तरह से हमारे पास पल्सेस की फॉर्म में आती है, और जो वेव फॉर्म पल्सेटिंग होती है तो उसको हम स्मूथ करते हैं बाय यूजिंग फिल्टर, उसके लिए हम कैपेसिटर यूज करते हैं। और इस तरह जो वोल्टेज का जो लेवल है वो फर्दर डिक्रीज हो जाता है फॉर ईच साइकिल। तो जब वोल्टेज लेवल डिक्रीज होता है तो ये एक लो वोल्टेज बन जाते हैं, और ये लो वोल्टेज आमतौर पे सूटेबल होता है फॉर चार्जिंग ऑफ बैटरीज। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर द वोल्टेज लेवल डिक्रीजेस and this low voltage is suitable for charging batteries. To reduce ripples in the output of bridge rectifier, we should use, अगर हमने ब्रिज रेक्टिफायर में रिपल्स को रिड्यूस करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं। देखें फॉर एग्जांपल, इस तरह से हमारे पास जो फुल वेव रेक्टिफायर की वेव फॉर्म आती है वो कुछ इस तरह से आती है। अब ये रिपल्स बन चुके हैं, नो डाउट कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव साइकिल है, नेगेटिव नहीं है। ये डायरेक्ट करंट वाली फॉर्म तो बन चुका है, लेकिन हमें इन रिपल्स को भी खत्म करना पड़ता है ताकि हम कांस्टेंट करंट प्रोवाइड कर सकें। तो उसके लिए हम एक फिल्टर सर्किट यूज करते हैं विच इज नोन एज कैपेसिटर। वो पॉजिटिव हिस्से में चार्ज हो रहा होता है, और जब ये लो वोल्टेज की तरफ, करंट लो की तरफ जा रहा होता है तो उस वक्त कैपेसिटर अपने आप को डिस्चार्ज करता है, और इस तरह ये एक वेव फॉर्म जो है वो अप्रॉक्सीमेटली हमें स्मूथ होती हुई नजर आती है। सो वी यूज अ फिल्टर सर्किट इन विच वी मोस्टली यूज कैपेसिटर। ओके, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एक चीज क्लियर होनी चाहिए, हमें लग रहा है ये एमसीक्यू हम पहले कर चुके हैं, बट दैट वाज फॉर आइडियल केस। आइडियल केस में अगर हम उसको रिपीट करें तो हमने क्या पढ़ा था कि इनपुट करंट क्या होना चाहिए, 0, और 0 करने के लिए हम इनपुट रेजिस्टेंस क्या रखते हैं, इन्फिनिटी। बट दैट इज नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट यूज इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। हम इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस यूज करते हैं ताकि वेरी वेरी लो करंट जो है वो पास ऑन हो। तो इसलिए वेरी हाई आंसर होगा फॉर प्रैक्टिकल केस, और जब हमें मेंशन नहीं होगा तो हम प्रैक्टिकल को ही प्रेफर करेंगे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर वर्क्स विद ओपन लूप पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इनपुट टर्मिनल्स इज। इनपुट टर्मिनल्स के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 150 माइक्रोवोल्ट, या इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, 150 इंटू 10 पावर -6 वोल्ट। ठीक है, अब आउटपुट वोल्टेज जो है वो हमने फाइंड करना है, और हमें पता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए जो ओपन लूप गेन है वो होता है 10 पावर 5 के ऑर्डर में। तो हम फार्मूला यूज करेंगे ओपन लूप गेन का, दैट इज इक्वल टू वी आउट ओवर वी इन। अगर हमने वी आउट फाइंड करना है तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी ओपन लूप गेन का और वी इन का। यानी हम 10 पावर 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 150 इंटू 10 पावर -6 से, और यहाँ पे जो आंसर है वो क्या आएगा, 15 वोल्ट। सो सी ऑप्शन विल बी द आंसर, सी ऑप्शन विल बी द आंसर। Okay, let's move to this MCQ. The circuit shown includes an operational amplifier. ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, और इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे जो इनपुट अप्लाई किया हमने वो इन्वर्टिंग पिन यानी नेगेटिव पिन पर अप्लाई किया, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और इसमें जो फीडबैक रेजिस्टेंस है इसके साथ एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट की हुई है। वेरिएबल का मतलब है कि हम इसकी वैल्यू को अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और हमें पता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए जो गेन का फार्मूला है दैट इज इक्वल टू -R2 ओवर R1। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं कि मिनिमम गेन जो है वो हम कितना हासिल कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड अगर देखें तो मिनिमम गेन तब होगा जब हम 10 किलो ओम के साथ 0 ओम की रेजिस्टेंस यूज करेंगे, यानी उस वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम इतना कम कर देंगे कि वो अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाएगा। तो उस वक्त मिनिमम गेन कितना आएगा, 10 ओवर 10 इट विल बी -1। इसी तरह अगर हम मैक्सिमम गेन फाइंड करना चाहते हैं तो मैक्सिमम गेन का फार्मूला क्या होगा, उसके लिए हम रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे, यानी इसके साथ जो 10 किलो है इसके साथ हम ऐड कर देंगे किसको, 100 किलो ओम को।
और नीचे हम 10 किलो ही रहने देंगे, तो ये क्या बन जाएगा -110 k over 10 k and it becomes 10. So gain will vary from -1 to 10. यानी इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 1 and 10. इन दिस MCQ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए यहाँ पे बताया हुआ है कि इनपुट वोल्टेज हम कितना प्रोवाइड कर रहे हैं 50 मिलीवोल्ट, और जो है दो एम्पलीफायर्स को हमने इस तरह से कनेक्ट किया है, एक का गेन 20 है, एक का 10 है, हमने आउटपुट वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम इस स्टेज पर आउटपुट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वी नो दैट गेन का फार्मूला क्या है, इट इज इक्वल टू वी आउट ओवर वी इन, ठीक है। तो इसके मुताबिक अगर हम देखें तो वी आउट किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू गेन मल्टीप्लाई वी आई। गेन इसके लिए कितना है, दैट इज 20 मल्टीप्लाई वी इन गिवन है 50 मिली वोल्ट, मिली को हम 10 पावर -3 में चेंज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1, इट विल बिकम 1 वोल्ट। यानी यहाँ पर जो वोल्टेज हैं वो कितने अपीयर हो रहे हैं 1 वोल्ट। अब ये जो 1 वोल्ट है ये पिछले एम्पलीफायर के लिए तो आउटपुट वोल्टेज है, लेकिन ये नेक्स्ट एम्पलीफायर के लिए क्या है, इनपुट वोल्टेज। अब हम यहाँ पे सेम अगेन फार्मूला लगाएंगे, दिस बिकम्स लेट्स सपोज वी नॉट डैश, तो ये बन जाएगा गेन इनटू वी इन, नए इनपुट वोल्टेज क्या है वी आई डैश। तो आउटपुट वोल्टेज हमने फाइंड करना है, इसका गेन 10 दिया हुआ है, और इस वक्त जो इनपुट इस एम्पलीफायर के लिए इनपुट है वो 1 है, तो 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, यानी इसका आंसर जो है वो वी नॉट का 10 वोल्ट आएगा। Voltage gain of an operational amplifier is given by this equation which is possible only when input signal is, हम देख सकते हैं कि ये जो वोल्टेज गेन है दिस इज फॉर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वो होता है जिसके अंदर हम जो इनपुट सिग्नल है उसको किस पर अप्लाई कर रहे होते हैं, इट अप्लाइज एट इन्वर्टिंग टर्मिनल विच इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। वोल्टेज गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज, नॉन इन्वर्टिंग के लिए हमें पता है कि हम जो इनपुट वोल्टेज है वो अप्लाई करते हैं एट नॉन इन्वर्टिंग पिन यानी प्लस पिन पर, और इस तरह जो हमारे पास वोल्टेज गेन आता है वो आता है 1 प्लस R2 ओवर R1। Okay, to derive the expression for voltage gain of an inverting amplifier we apply, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए गेन के हम कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। तो अगर हम डायग्राम देखें तो कुछ इस तरह से है फॉर वोल्टेज गेन ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो हम यूज करते हैं वो वर्चुअल ग्राउंड प्रिंसिपल होता है, यानी उसके मुताबिक देखें यहाँ पे हमने जो इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया उसके मुताबिक हम V प्लस और V माइनस को इक्वल कंसिडर करते हैं, और उसके बारे में हम कहते हैं दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, यानी एक्चुअली जो इनपुट वोल्टेज है ये बहुत ही स्मॉल होती है, नियरली इक्वल टू 0, वेरी वेरी स्मॉल, इसलिए हमने यहाँ एग्जैक्ट 0 नहीं लिखा बल्कि अप्रोक्सीमेटली 0 लिखा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो दोनों पिन्स हैं उनकी वोल्टेजेस जो हैं वो नियरली इक्वल टू 0 है, क्योंकि ओपन लूप गेन जो है ये बहुत हाई होता है, और हाई ओपन लूप गेन के लिए ज़रूरी है कि जो इनपुट वोल्टेजेस हैं वो क्या हों, दैट शुड बी इक्वल टू 0, और ये तभी पॉसिबल होगा जब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 0 आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस उस वक्त 0 होगा कि अगर एक वोल्टेज जो हमने अप्लाई की हुई है वो भी बहुत स्मॉल हो और दूसरी को जो हम ऑलरेडी ग्राउंड कर चुके हैं, ठीक है। और दूसरा हम किरचॉफ करंट रूल अप्लाई करते हैं। किरचॉफ करंट रूल का मतलब है ये जो I1 करंट है जो इनपुट रेजिस्टेंस में से फ्लो कर है वो बाईपास हो जाता है, यानी I2 करंट के क्रॉस इक्वल हो जाता है अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा था कि एक नोड के लिए जो एंटरिंग करंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं टू द एग्जिट करंट। तो इसी तरह से I1 इज इक्वल टू I2 वाला रूल अप्लाई करके हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं और यहाँ से गेन की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो डी ऑप्शन विल बी द आंसर। In non-inverting amplifier when R1 is infinity and R2 is 0 then the voltage gain is, हमें पता है कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए वोल्टेज गेन का फार्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू 1 प्लस R2 ओवर R1। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करें तो R2 की जगह 0 आएगा और R1 की जगह क्या आएगा इन्फिनिटी, एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी ये भी 0 हो जाता है, सो इट बिकम्स 1। सो इसका आंसर जो है वो ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इज द गेन ऑफ ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के गेन का फार्मूला हमें पता है इट इज इक्वल टू 1 प्लस R2 ओवर R1। R2 इज द फीडबैक रेजिस्टेंस एंड R1 इज द इनपुट रेजिस्टेंस। सो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स हमें पता है कि अगर हम लेफ्ट साइड पे इस इक्वेशन की इस वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हैं तो राइट साइड पर जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली वैल्यू को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा और नीचे वाली वैल्यू को हमें फर्दर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। तो इस तरह से हम R2 को इंक्रीज करके और R1 को डिक्रीज करके गेन को फर्दर बढ़ा सकते हैं।
इन फिगर द करंट सप्लाइड बाय द बैटरीज। देखें इसके मुताबिक, इस फिगर के मुताबिक हम देख सकते हैं कि ये जो साइड है ये पॉजिटिव साइड है, करंट ऐसे फ्लो करेगा कन्वेंशनल करंट, और ये सिर्फ नीचे वाले डायोड में से करेगा, क्योंकि ये डायोड कंडक्ट ही नहीं करेगा, ये डायोड रिवर्स बाइस हो जाएगा। रिवर्स बाइस मीन्स कि एज ए ओपन सर्किट बिहेव करेगा, इस तरह से ये टर्मिनल्स ओपन हो जाएंगे और रिवर्स बाइस होने की वजह से इनमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। और अगर हम आइडियल केस देखें तो ये टर्मिनल शॉर्ट हो जाएंगे, इनमें से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, और इस तरह से हम इसको मेजर कर सकते हैं कि ये कितना फ्लो करेगा। तो इस केस में हम देख सकते हैं अगर ये 2 वोल्ट है और करंट हमने फाइंड करना है तो ये एक ही सर्किट में एक ही पाथ बन रहा है। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I विल बी इक्वल टू V ओवर R, यानी 2/10 किसके इक्वल हो जाएगा, इट बिकम्स 0.2 एम्पेयर, यानी ये जो आंसर है यहाँ पर क्या आएगा, दैट विल बी 0.2 एम्पेयर। If both resistances of an inverting amplifier are reduced to half, the gain will be। यहाँ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात की हुई है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के गेन का फार्मूला हमें पता है, दैट इज इक्वल टू -R2 ओवर R1। हमने इनको हाफ कर देना है, हाफ का मतलब है हमने R2 को भी हाफ कर देना है, इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, और R1 को भी हाफ कर देंगे, इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जब इसको हम हाफ करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, R2 ओवर R1, यानी इट रिमेन्स अनचेंज। डी ऑप्शन विल बी द आंसर। कैलकुलेट द गेन ऑफ अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। हमने नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो गेन है वो इक्वल होता है 1 + R2 ओवर R1। तो यहां पर हमें क्या गिवन है, R1 ओवर R2 किसके इक्वल होता है, 3/4। तो R2 ओवर R1 किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू 4/3। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, 1 + 4/3, ये बन जाएगा 3 + 4, और 3 + 4 कितना होता है, 7/3। सो द आंसर विल बी 7/3। In a bridge rectifier, how many diodes conduct during each half cycle of the input? अगर हम ब्रिज रेक्टिफायर की डायग्राम को ओवरव्यू करें तो ये कुछ इस तरह से होती है। इसके अंदर जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, अगर हम इसके मुताबिक देखें तो ये करंट यूं फ्लो करता है। मैं शॉर्टली बताऊंगा, D1 और फिर आगे D3 रिवर्स बाइस होता है, तो इस तरह से ये होता हुआ D2 में से। और नेगेटिव हाफ साइकिल में यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल में पहले 2 डायोड्स यानी D1 और D2 कंडक्ट करते हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और नेगेटिव हाफ साइकिल में D3 और D4 कंडक्ट करते हैं क्योंकि करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो इस तरह से 2 डायोड्स विल कंडक्ट ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ द इनपुट। इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट इज। देखें फुल वेव रेक्टिफायर में तो अभी हमने कुछ एमसीक्यूज पहले देखा था कि फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, क्योंकि जहां पे एक साइकिल होता है वहां पे 2 पल्सेस आ रही होती हैं। जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें पता है जो नेगेटिव पीक है वो आती ही नहीं है, फिर पॉजिटिव पीक जो है वो आउटपुट पर अपीयर होती है। तो एज अ होल जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रह जाती है, नंबर ऑफ साइकिल इक्वल होते हैं नंबर ऑफ पल्सेस के। तो इसलिए हम कहते हैं आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इनपुट फ्रीक्वेंसी, यानी अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी n है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी, n। लेकिन हम देख रहे हैं ये जो फॉर्म है ये पल्सेस की फॉर्म में, सो इस तरह से हम कहते हैं n एंड पल्सेटिंग। दिस विल बी द आंसर। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर फ्लो ऑफ डिवाइसेस। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक डेफिनेशन है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को और उनकी मोशन के फ्लो को कंट्रोल कर रहे होते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक्स। Okay, next is the method by which only 1/2 of the AC cycle is converted into direct current. इसको हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं, और इस प्रोसेस के अंदर जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है वो तो आउटपुट उसको डायोड कंडक्ट करता है और वो आउटपुट पर अपीयर होता है, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल जो है वो अपीयर नहीं होता। तो इस तरह से हमारे पास इस मेथड को हम कहते हैं, दैट इज नोन एज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। द मोस्ट कॉमन डिवाइस यूज एज फिल्टर इज, मोस्टली कॉमन जो इनमें से यूज होती है फिल्टर के लिए, दैट इज नोन एज कैपेसिटर। और इसकी एग्जांपल है कि जो पावर सप्लाईज होती हैं, पावर सप्लाईज के अंदर हम कैपेसिटर को यूज करते हैं। एक्चुअली पावर सप्लाई क्या होती है, दैट चेंजेस फ्रॉम AC टू DC वोल्टेज। सो इस तरह से जो कैपेसिटर होते हैं पहले डायोड उनको रेक्टिफाई करता है, और जो कैपेसिटर होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो स्मूथ कर रहे होते हैं पल्सेटिंग वैल्यूज को, यानी जो पल्सेटिंग वेव फॉर्म्स आती हैं जिनको डायोड रेक्टिफाई कर चुका होता है, उन पल्सेटिंग सिग्नल्स को स्मूथ करने के काम आता है। तो इस तरह से जो एक पल्सेटिंग सिग्नल्स होते हैं उनको फिल्टर आउट करके स्मूथ सिग्नल में कांस्टेंट वैल्यू में चेंज करने के लिए कैपेसिटर्स को यूज किया जाता है। ठीक है, द टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशंस आर, देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन, फुल वेव एंड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। सो इसलिए 2 मेन टाइप्स होंगे। During the interval 0 to t/2, the forward bias diode offers. फॉरवर्ड बाइस के दौरान जब भी कोई डायोड फॉरवर्ड बाइस होता है तो आइडियल केस में, इन आइडियल केस
जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाती है, यानी वो जो दो पॉइंट्स हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल केस होता है उसके अंदर एक बहुत ही लो वैल्यू की रेजिस्टेंस होती है, वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस, यानी बहुत ही लो वैल्यू की रेजिस्टेंस वो ऑफर कर रहा होता है, जिसकी वजह से आमतौर पे हम सिलिकॉन में कहते हैं कि इस लो रेजिस्टेंस की वजह से 0.7 वोल्ट का ड्रॉप होता है, और जर्मेनियम में जो है वो 0.3 वोल्ट का ड्रॉप होता है। सो फॉरवर्ड बाइस के केस में जो डायोड है वो वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस को ऑफर कर रहा होगा। ओके, रेक्टिफिकेशन इज पॉसिबल ओनली बाय, बहुत सिंपल एमसीक्यू है, हम जानते हैं ये किसके थ्रू पॉसिबल है, बाय डायोड। पीएन जंक्शन डायोड वर्क्स एज एन इंसुलेटर इफ कनेक्टेड इन, अगर हम पीएन जंक्शन डायोड की एग्जांपल लें तो वो इंसुलेटर के तौर पे कब काम करता है? तो पीएन जंक्शन डायोड हमेशा इंसुलेटर के तौर पर उस वक्त काम करता है जब हम उसको रिवर्स बाइस में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि रिवर्स बाइस में कनेक्ट करते वक्त उसमें से करंट फ्लो ही नहीं करता, और जब करंट फ्लो नहीं करता तो ऐसे सब्सटेंस जिनमें से करंट फ्लो ना कर रहा हो तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम इंसुलेटर्स भी कहते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ पी रीजन ऑफ अ क्रिस्टल ऑफ डायोड इज 6 ओम एंड एन रीजन इज 3 ओम। द बल्क रेजिस्टेंस विल बी, बल्क रेजिस्टेंस के लिए हम दोनों रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ पी रीजन प्लस एन रीजन, यानी 6 + 3 इट बिकम्स 9 ओम। सो दिस विल बी द आंसर। ओके, अज्यूमिंग डायोड्स D1 एंड D2 टू बी आइडियल, द करंट थ्रू देम विल बी। देखें, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, 5 वोल्ट, इसकी अपर साइड पॉजिटिव है, लोअर साइड नेगेटिव है, करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। अगर हम देखें तो D2 में से तो करंट फ्लो करेगा, लेकिन D1 में से इसलिए नहीं करेगा क्योंकि करंट एंड साइड से एंटर नहीं होगा, कन्वेंशनल करंट। रिवर्स बाइस के केस में ये डायोड रिवर्स बाइस के तौर पे बिहेव करेगा, इसकी पी साइड पहले है तो इसमें से फ्लो करेगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइस के तौर पे बिहेव करेगा। तो हम कह सकते हैं कि D1 तो 0 हो जाएगा। अब हम D2 में से करंट को फाइंड कर लेते हैं। करंट फ्रॉम D2 विल बी इक्वल टू V/R, यानी वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, 5/10 किलो ओम। 5/10 को हम सॉल्व करेंगे तो 0.5 किलो इज 10 पावर 3, ये ऊपर आएगा तो ये मिली बन जाएगा इंटू 10 पावर -3, और इसको हम लिख सकते हैं इट इज 0.5 मिली एम्पेयर। यानी D2 में से जो करंट है वो 0.5 मिली एम्पेयर फ्लो कर रहा है, और D1 रिवर्स बाइस होने की वजह से फ्लो नहीं कर रहा। सो ए ऑप्शन विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू इज इफ द मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट रेटिंग ऑफ डायोड इज, मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट रेटिंग कितनी बताई हुई है? 4 मिली एम्पेयर, यानी मैक्सिमम डायोड अपने अंदर से इतना करंट पास कर सकता है और इतना ही इस हालत तक वो कंडक्ट कर सकता है। अच्छा, अगर हम इसमें देखें तो दो बैटरीज हैं, जब दो बैटरी सीरीज में लगी हुई होती हैं तो जो करंट फ्लो करता है वो ग्रेटर बैटरी के लिहाज से करता है, यानी इसके लिहाज से करंट की डायरेक्शन होगी। तो करंट यूं फ्लो करेगा और ये इसकी पी साइड से एंटर होगा, एन साइड से लीव करेगा। ये डायोड जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इट बिकम्स फॉरवर्ड बाइस, ये कंडक्ट करवाएगा। तो इस तरह से अगर हम इसको देखें तो इस केस के लिए जो डायोड है हम देखते हैं ये सेफ है या नहीं है। तो देखें करंट की वैल्यू क्या होगी इस रेजिस्टर के अक्रॉस, अगर हम देखें तो रेजिस्टर के अक्रॉस अगर हम करंट फाइंड कर लें तो वो इस पूरे सर्किट का करंट होगा। तो I इज इक्वल टू होता है V/R। V यहाँ पे दो वोल्टेजेस हैं, दो एंड्स पर, एक साइड पे 20 है और एक साइड पे 10 है, तो ये बन जाएगा 20 - 10/5। अगर हम इसको देखें तो ये 10/5 है, और 10/5 के लिए अगर हम देखें तो इट बिकम्स 2 मिली एम्पेयर, क्योंकि ये 5 किलो है तो ये ऊपर जाके एम्पेयर। अब देखिए ये 2 मिली एम्पेयर जो है दिस इज लेस देन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द डायोड विच इज 4 मिली एम्पेयर। तो इस तरह कहते हैं कि ये जो डायोड है ये क्या रहेगा? इट विल रिमेन सेफ। मेन AC पावर इज कन्वर्टेड इनटू DC पावर, यानी जो घरों में हमारे सप्लाई आ रही होती है आमतौर पर, या कमर्शियल जो सप्लाई आ रही होती है दैट इज फॉर AC सप्लाई, और उसको हम DC में कन्वर्ट करते हैं बिकॉज द मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज्ड इन आवर हाउसेस आर ऑपरेटेड ऑन DC पावर। तो उस वक्त हमें रेक्टिफायर सर्किट यूज करना पड़ता है जो AC को कन्वर्ट कर देता है DC में, यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर देता है, और फिर वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो हैं वो उनको आसानी से यूज कर सकते हैं। उसके अलावा लाइटिंग पर्पस जैसे लाइट बल्ब्स हैं वो आसानी से AC पर भी ऑपरेट हो जाते हैं, हीटर्स भी ऑपरेट हो जाते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आर मोस्टली ऑपरेटेड ऑन DC पावर। व्हाट इज द करंट इन द सर्किट गिवन बिलो? अगर हम इस फिगर के अंदर देखें तो इसके अंदर जो डायोड है वो रिवर्स बाइस है। क्यों रिवर्स बाइस है? बिकॉज हमने कंडीशन पढ़ी थी कि जो P साइड है या तो वो मोर पॉजिटिव होनी चाहिए देन द N साइड, या फिर वो लेस नेगेटिव होनी चाहिए। अब अगर हम देखें तो इसकी P साइड पे -4 है और N साइड पे -1 है, यानी P साइड इज मोर नेगेटिव, ये इस कंडीशन को ओबे नहीं कर रहा। तो इस केस में ये डायोड रिवर्स बाइस हो जाएगा। रिवर्स बाइस का मतलब है ये टर्मिनल्स ओपन हो जाएंगे, करंट फ्लो नहीं करेगा, देयर विल बी नो करंट, सो I विल बी इक्वल टू 0 एम्पेयर।
फॉर एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर द आउटपुट रेजिस्टेंसेस, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो इन दो पॉइंट्स के दरमियान मेजर की जाती है, एक आउटपुट टर्मिनल ऑफ द एम्पलीफायर और दूसरा ग्राउंड के दरमियान में। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और इससे आपके काफ़ी हद तक एमसीक्यूज़ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे और इससे आप एग्जाम्स में इससे रेलिवेंट और इस तरह के एमसीक्यूज़ को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल रहा हो तो वी रिक्वेस्ट यू कि काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हम आपके लिए और आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स के लिए ऐसी बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस बनाएं जो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करें। थैंक यू, दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।